हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो आज से हम टर्म 2 का सिलेबस स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले हम चैप्टर 4 से स्टार्टिंग करने वाले हैं। आज मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन पार्ट करवाऊंगा और धीरे धीरे हम इसकी जितनी भी एक्सरसाइज हैं वो भी कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट करें फिर। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चैप्टर के नाम से स्टार्टिंग करेंगे, क्योंकि जब तक आपको चैप्टर का नाम का मीनिंग नहीं पता होगा तो हम चैप्टर को कैसे करेंगे, है ना। तो आप देख पाओगे कि चैप्टर के नाम में दो वर्ड है, एक क्वाड्रेटिक वर्ड है, दूसरा आपका इक्वेशन वर्ड है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन वर्ड का मतलब क्या होता है। तो व्हाट इज इक्वेशन। तो इक्वेशन में तीन चीजें होती हैं। पहला होता है इक्वल वर्ड, क्योंकि इक्वेशन में इक्वल वर्ड है ना, छुपा हुआ है। तो इक्वेशन में एक तो इक्वल साइन होना ही चाहिए, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज वेरिएबल होना चाहिए। अब वेरिएबल सुन के ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं बताता हूँ वेरिएबल का मतलब क्या होता है। वेरिएबल का मतलब होता है कोई भी अल्फाबेट। अल्फाबेट मतलब कोई भी, देखो ए से लेके जेड तक कोई भी आपको लेटर लिखा मिल जाए ना इंग्लिश का, तो वो समझ जाना वेरिएबल है। ज्यादातर आपको कौन से लेटर मिलते हैं, या तो एक्स मिलता है या वाई मिलता है। तो कहीं भी किसी भी इक्वेशन में आपको एक्स या वाई लिखा मिल जाए तो समझ जाना वो क्या है, वेरिएबल है। क्लियर। और तीसरी चीज होती है नंबर पार्ट। तो नंबर पार्ट सिंपल होता है कोई भी आपका नंबर, जैसे कोई भी काउंटिंग हो गई। ठीक है, जब ये तीन चीजें मिलती हैं तब आपकी इक्वेशन बनती है। क्लियर। अब देखो मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लो 2 हो गया, इसके साथ मैं x लगा देता हूं और इक्वल लगा देता हूं और इक्वल टू 4 लिख देता हूं। तो ये क्या है, ये मेरी एक इक्वेशन है, क्योंकि देखो इसमें इक्वल साइन भी है, इसमें आपका वेरिएबल भी है और इसमें आपके नंबर पार्ट भी है। ठीक है, क्या है, नंबर पार्ट भी है। और जब भी कोई नंबर पार्ट किसी वेरिएबल के आगे आए उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। तो ये जो 2 है ये आपका x के आगे है, यानी कि x वेरिएबल था। जब भी कोई नंबर पार्ट वेरिएबल के साथ आए उसको क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट बोलेंगे। तो ये आपका कोफिशिएंट हो जाएगा। क्लियर, आई ये चीज समझ आपको। अब देखो मैथ की भाषा में है ना इन चीजों को क्या बोलते हैं। तो मैथ की भाषा में किसी अल्फाबेट को वेरिएबल बोलते हैं, इक्वल साइन आपको पता है। तो किसी वेरिएबल के साथ कोई नंबर पार्ट आ जाए तो कोफिशिएंट बोलेंगे। और कोई नंबर पार्ट अकेला अकेला है, मतलब देखो यहाँ पे ये नंबर पार्ट अकेला है, तो ना तो इस ये किसी वेरिएबल के साथ है, सिर्फ अकेला है। तो कोई भी नंबर पार्ट अगर अकेला हो उसको बोलेंगे कांस्टेंट। क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। तो कोफिशिएंट और कांस्टेंट में होते तो दोनों नंबर पार्ट है, बस फर्क क्या है, कोफिशिएंट किसी वेरिएबल के साथ होता है और जो कांस्टेंट है वो किसी वेरिएबल के साथ नहीं होता। तो ये क्या है, ये एक इक्वेशन है। तो हमने इक्वेशन वर्ड का मीनिंग तो समझ लिया। अब देखो चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि वो इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक हो। अब क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है समझाता हूं। तो इसको मैं इरेज कर लेता हूं। अब आपका नेक्स्ट वर्ड आता है क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक का मतलब होता है किसी भी चीज की 2 पावर होना। लेकिन यहां पे देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज की पावर 2 हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ आपके वेरिएबल की पावर 2 होगी। तो जब भी किसी चीज की पावर 2 होती है तो उसको क्या बोलते हैं, स्क्वेयर होना बोलते हैं, है ना। तो यहां पे अगर कोई भी वेरिएबल आपका स्क्वेयर की फॉर्म में है तो उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो यहां पे मैं कोई वेरिएबल लिख देता हूं, तो सबसे कॉमन वेरिएबल होता है आपका x। तो ये x लिख दिया और इस वेरिएबल का हम स्क्वेयर कर देंगे, तो स्क्वेयर कर दिया और इसको मैं इक्वल टू 0 लिख देता हूं। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ कि क्या ये इक्वेशन है। तो अब बिल्कुल इक्वेशन है, क्योंकि इक्वेशन होने के लिए मैंने आपको बताया था 3 चीजों की जरूरत होती है। पहला आपका नंबर पार्ट, और ये बताओ मुझे ये नंबर पार्ट कोफिशिएंट है या कांस्टेंट है। तो कोफिशिएंट होने के लिए क्या बोला था मैंने, कि ये किसी वेरिएबल के साथ होना चाहिए। तो इसके साथ कोई वेरिएबल है नहीं है, तो ये क्या है, ये आपका कांस्टेंट वाला नंबर पार्ट है। क्लियर। तो नंबर पार्ट भी है, इक्वल साइन भी है और आपका वेरिएबल भी है। तो ये मैंने 3 कंडीशन बताई थी किसी भी चीज को इक्वेशन होने के लिए। तो ये तीनों चीजें हैं। तो यस ये इक्वेशन है। और ये क्या, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए मैंने बताया था कि आपके वेरिएबल की पावर 2 होनी चाहिए। तो यस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें
जो आपका वेरिएबल है उसकी पावर 2 है। तो इस टाइप की इक्वेशंस हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आई चीज समझ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। तो अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल सिखाता हूं, तो एग्जाम्पल से डिस्कस करेंगे। तो जैसे मान लो मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देता हूं, 2x² प्लस 4x प्लस 9 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? चेक करेंगे। तो इसमें नंबर पार्ट भी है, बहुत सारे नंबर पार्ट हैं। एक नंबर पार्ट ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, 4 नंबर पार्ट है। तो अब डिस्कस करेंगे कि कौन सा नंबर पार्ट क्या है। तो ये कांस्टेंट हो गया, ठीक है। ये 9 भी कांस्टेंट हो गया, क्योंकि ना तो 0 के साथ कोई वेरिएबल है ना 9 के साथ कोई वेरिएबल है। तो 9 और 0 दोनों कांस्टेंट है। और ये जो 4 और 2 है ये कोफिशिएंट है, क्योंकि दोनों के साथ वेरिएबल है। इस 4 के साथ x वाला वेरिएबल है और इस 2 के साथ x² वाला वेरिएबल है। तो ये 2 और 4 दोनों कोफिशिएंट हो जाएंगे। तो लिख देंगे ये दोनों क्या है, कोफिशिएंट है, ठीक है। तो ये तो पहचानने आ गए होंगे आपके कि कोफिशिएंट और कांस्टेंट में फर्क क्या होता है। अब देखो इक्वल साइन भी है, यस। और क्या इसमें वेरिएबल की पावर 2 है? यस बिल्कुल है। तो देखो इस x² की पावर, x² बोल दिया तो सिंपल सी बात है पावर 2 हो गई। तो देखो इस x की पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है। क्लियर? आई चीज समझ आपको। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को होने में ये 4 चीजों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, कि जनरल फॉर्म होती है ना, जैसे हर इक्वेशन की होती है, चाहे लीनियर इक्वेशन हो चाहे क्यूबिक इक्वेशन हो, हर इक्वेशन की एक जनरल फॉर्म होती है जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है। अब देखो यहां पे देखो, ये जो a और b है ये आपके कोफिशिएंट हो गए, और ये जो c है ये आपका कांस्टेंट हो गया, x आपका वेरिएबल हो गया। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे तो नंबर पार्ट ही नहीं है, ये तो सारे ही ABCD है, तो सारे ही वेरिएबल हो गए। नहीं, जब हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं तो वही वेरिएबल माना जाता है जिसकी पावर 2 हो। अब देखो x की पावर 2 है, यानी कि इस पूरी इक्वेशन में जितने भी x हैं सारे के सारे वही वेरिएबल होंगे, उसके अलावा कोई भी वेरिएबल नहीं होगा। क्लियर? अगर मान लो यहाँ पे मैं a² कर दूं ना, तो a² इसका वेरिएबल हो जाएगा। लेकिन हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस करेंगे उसमें एक ही वेरिएबल होता है, एक से ज्यादा वेरिएबल नहीं होते। तो ये हमारी जनरल फॉर्म होती है। अब जैसे मान लो मैं कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख के दिखाता हूं। मान लो मैं यहां पे 2x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दी। अब इसमें मुझे बताओ कि इसमें a की वैल्यू क्या होगी। तो a वो होता है जो x² के आगे लिखा हो। तो यहां पे देखो x² के आगे 2 लिखा हुआ है, यानी कि इसका a कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर? अब b क्या होता है, जो x के आगे लिखा हो, तो x के आगे 3 लिखा हुआ है, तो b इसमें 3 हो जाएगा। और जो बच गया ना वो आपका c होता है, तो यहां पे सिर्फ 5 बच गया, तो आपका जो c है वो 5 होगा। क्लियर? तो c को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। a और b को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। a जो है वो हमारा x² का कोफिशिएंट है, b जो है वो हमारा x का कोफिशिएंट है। आइए चीज समझ आपको। अब है ना आगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होगी, और उसमें आपको देख के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो निकाल लोगे, x² के आगे जो लिखा हो वो a, x के आगे जो लिखा हो वो b, और जो बच गया वो c। देखो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, तो आप मुझे ना बताओ कमेंट करके। मैं आपको इक्वेशन लिख के दिखाता हूं, इसको मैं इरेज कर लेता हूं। अब मैं आपको एक इक्वेशन लिख के दिखाता हूं, जैसे मान लो -3x² प्लस 5x माइनस 7 इक्वल टू 0। अब है ना आप वीडियो को पॉज करके मुझे कमेंट में लिख के बताओ कि इस इक्वेशन में ए बी सी की वैल्यू क्या होगी, और चेंज मत करना, ठीक है। जो वैल्यू लिखो वो लिखे रहने देना, चेंज मत करना। तो अब मैं आपको आंसर बताता हूं, और कमेंट करके ना फिर चेक करना कि आपने जो आंसर बताया है और जो आंसर मैं बता रहा हूं क्या वो मैच कर रहे हैं कि नहीं। तो मैं बताता हूं। तो मैंने आपको तरीका क्या बताया था कि x² के आगे जो लिखा हो वो आपका a होगा। तो x² के आगे देखो -3 है, तो a की वैल्यू -3 हो जाएगी। x के आगे जो लिखा होगा वो b हो जाएगा, तो b आपका 5 हो गया, और जो बच गया वो आपका c है, तो -7 आपका c हो जाएगा।
तो अब किसी भी इक्वेशन में आप ए बी सी की वैल्यू तो निकाल लोगे ना। ठीक है, तो मैं आपको इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि मैं ये मान के पढ़ा रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता। ठीक है, तो काफ़ी बच्चे सोच रहे होंगे सर तो बहुत स्लो स्लो पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जब चीज़ें स्लो स्लो चलते हैं ना तभी चीज़ें समझ आती हैं। स्टार्ट करते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी आ गई आपको। ठीक है, अब थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चंस पे चलेंगे। ठीक है, उसमें मेरे को बताना ए बी सी की वैल्यू। तो अब मैं थोड़ा सा मुश्किल इक्वेशंस लिखता हूँ। जैसे मान लो मैं लिख दूँ 2x² इक्वल टू 0। तो अब मुझे इस इक्वेशन में बताओ कि ए बी सी की वैल्यू क्या होगी। अब मेरे को पहले तो ये बताओ कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें नंबर पार्ट भी है जो कि हमारा कांस्टेंट है। एक दूसरा नंबर पार्ट है जो कि हमारा कोफिशिएंट है। इसमें हमारा वेरिएबल भी है जो कि x है। ठीक है, इसमें इक्वल साइन भी है जिसकी वजह से ये इक्वेशन बन जाएगी, और इसमें वेरिएबल का स्क्वायर भी है, यानी कि ये क्वाड्रेटिक भी है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है। तो सिंपल सी बात है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसमें ए बी सी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं हम। निकाल सकते हैं ना। तो अब निकालते हैं। तो एक्स स्क्वायर के आगे जो चीज लिखी हो वो क्या होती है, ए होती है। तो एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, 2 है। तो ए हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया था कि जो चीज x के आगे लिखी होगी वो b हो जाएगी। क्या इसमें कहीं भी आपको x दिख रहा है, नहीं दिख रहा। जब x ही नहीं दिख रहा तो b कहां से दिखेगा, तो b आपका 0 हो जाएगा। क्लियर। और c निकालने के लिए क्या बताया था, जो चीज बच गई वो आपकी c होती है। तो क्या बच गया, कुछ भी नहीं बचा, यानी कि c भी आपका 0 होगा। क्लियर, आई ये चीज समझ आपको। तो इस तरीके से हम थोड़ी सी मुश्किल इक्वेशन में भी हम ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा एक और लेवल पे लेके जाते हैं इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा और मुश्किल करते हैं। अब मैं देखो एक और इक्वेशन लिखता हूं। अब देखो जैसे 2x² इज इक्वल टू 5 है। तो अब मुझे बताओ इसमें ए बी सी की वैल्यू क्या होगी। तो ए आपका सिंपल है 2 हो जाएगा, x इसमें है ही नहीं तो b आपका 0 हो जाएगा। अब देखो कभी भी जब हम ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं ना तो हम हर इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लिखेंगे। तो जनरल फॉर्म में आपने एक चीज ध्यान दी होगी कि इक्वल टू के हमेशा राइट साइड 0 होता है। तो क्या इस इक्वेशन में इक्वल टू के राइट साइड 0 है, नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इक्वल टू के राइट साइड 0 लेके आएंगे। तो उसके लिए मुझे ये जो 5 है इसको मुझे लेफ्ट साइड भेजना पड़ेगा, तो तभी तो इक्वल टू के राइट साइड 0 बनेगा। तो अगर इस 5 को मैं लेफ्ट साइड लेके आऊंगा ना, तो देखो उधर ये 5 प्लस में था, इधर आके ये माइनस हो जाएगा। तो इधर आके माइनस हो गया और इक्वल टू 0। तो अब ये हमारी जो इक्वेशन है वो जनरल फॉर्म में आ चुकी है। तो अब हम ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ए तो हमारा 2, एक्स इसमें है नहीं तो बी 0। अब जो बच गया वो आपका सी हो जाएगा, सी आपका -5। क्लियर। तो काफी बच्चे ना मिस्टेक कर देते हैं, सी को डायरेक्ट 5 लिख के आ जाते हैं। तो आपको एक चीज ध्यान देनी है, ए बी सी की वैल्यू आप तभी निकाल सकते हो जब आपका इक्वल टू की तरफ 0। तो अब देखो आप पहले क्या लिख रहे थे, 5 लिख रहे थे। अब देखो एक्चुअली में जो आंसर आएगा वो क्या है, -5। तो ये थोड़े से बच्चों को कंफ्यूजन होती है। तो सी की वैल्यू तभी बतानी है जब इक्वल टू के राइट साइड 0। क्लियर। तो आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म वाला कंसेप्ट पूरा समझ में आ गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे। तो एक्चुअली अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमने सीख ली, एबीसी की वैल्यू निकालनी भी सीख ली। अब हम देखेंगे कि इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सोल्व कैसे करते हैं। तो मैं आपको समझाता हूं। अब जैसे मान लो मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखता हूं। जैसे मान लो थोड़ी सी सिंपल इक्वेशन लिखेंगे ताकि आपको चीज़ें जल्दी समझ आ जाएं। तो मान लो x² + 5x + 6 = 0। ये मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दी। अब देखो कोई ना कोई x की ऐसी वैल्यू जरूर होगी जो इस पूरी इक्वेशन को 0 बना देगी। तो x की वो वैल्यू जो इस पूरी इक्वेशन को 0 बना दे उसे क्या बोलते हैं, उसे या तो रूट्स बोलते हैं या फिर जीरोस बोलते हैं। दोनों का एक ही मतलब होता है। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको ये लिखा मिल जाए कि इस इक्वेशन के रूट्स निकालो या इस इक्वेशन के जीरोस निकालो, तो कंसेप्ट सेम रहता है, मीनिंग एक ही है। बस वही बात है, नाम अलग अलग है। जैसे आपके घर का नाम अलग होता है, बाहर का नाम अलग होता है ना, स्कूल का नाम अलग होता है, उसी तरीके से। तो रूट्स बोलो चाहे जीरोस बोलो, मीनिंग एक ही है। क्लियर। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के टोटल 4 तरीके होते हैं। उसमें से सिर्फ 3 तरीके आपके सिलेबस में है। पहला है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है। तो
मैंने गलती कर दी लिखने में, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। ठीक है, पहला मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, सबसे इजी मेथड लगता है मेरे को भी और बाकी बच्चों को भी, क्योंकि इसमें एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, कैलकुलेट करो, आंसर आ जाता है, बहुत सिंपल है। फिर आता है आपका फैक्टराइजेशन, वो भी मैं आपको समझाऊंगा, और लास्ट में आता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो ये टोटल 3 मेथड है, तो हम तीनों मेथड पढ़ेंगे बारी बारी। स्टार्ट करते हैं। तो मैं स्क्रीन को थोड़ा सा फुल स्क्रीन कर लेता हूं ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर दिखाई दे। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा गायब हो गया हूं आपके लिए। तो अब देखो, सबसे पहला है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में एक डायरेक्ट नाम में ही लिखा हुआ है फॉर्मूला। तो सिंपल है, एक फॉर्मूला मिलेगा आपको, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो ये फॉर्मूला है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, कैलकुलेट करना है, आंसर आ जाएगा। अब देखो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो मैं कोई इक्वेशन लेता हूँ, एक्स स्क्वेयर माइनस, चलो प्लस 5x ले लेते हैं, प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली। और अब देखो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कैसे सोल्व करेंगे। तो बहुत ईजी है। सबसे पहले आप क्या करोगे, ए बी सी की वैल्यू निकालोगे। तो ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको बताया कि किसी भी इक्वेशन का अगर हमें ए बी सी निकालना है तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या ये इक्वेशन आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी गई है या नहीं, क्या ये इक्वल टू 0 है या नहीं। तो यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रखी है, तो हम अब इसमें ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ए मेरा क्या हो जाएगा, अब देखो एक्स स्क्वायर के आगे जो चीज़ लिखी होती है वो हमारी ए होती है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर एक्स स्क्वायर के आगे तो कुछ नहीं है, तो जिसका कुछ नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है और सबका मालिक एक, तो इसलिए एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है मतलब एक है। ठीक है, जैसे कहीं पे मैं 2 लिखता हूँ तो अब इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है मतलब इसका डिनोमिनेटर में 1 है। उसी तरीके से एक्स के आगे कुछ नहीं है तो इसका मतलब एक है। क्लियर। तो हमारे टीचर ने बताया था कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है और सबका मालिक एक। तो एक्स स्क्वायर का कोई नहीं है यानी कि इसका भगवान है और भगवान एक ही होता है, तो ए की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो हमारे टीचर ने इस तरीके से समझाया था हमें, तो वही तरीका मैंने आपको बता दिया तो काफ़ी पुरानी चीज़ें याद आ रही हैं। तो ए हमारा 1 हो जाएगा। अब बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स के साथ बी, तो 5 हो जाएगा और जो बच गया वो सी। तो हमने ए बी सी की वैल्यू निकालना तो मैंने आपको समझा दिया। मेरे को नहीं लगता कि अब कभी भी आपको लाइफ में ए बी सी निकालने में प्रॉब्लम आएगी, वो तो आप निकाल लोगे। ये फॉर्मूला आपको रटना पड़ेगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा। अब देखो इस फॉर्मूले में हम जस्ट ये वैल्यूज पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो अब देखो हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। तो फॉर्मूले में क्या लिखा गया है, माइनस बी, तो माइनस बी हमारा 5 है तो -5 प्लस माइनस बी स्क्वेयर, बी हमारा 5 है तो 5 का स्क्वेयर कर दो, माइनस 4ac, 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है, सी कितना है 6 है, और रूट ये कंप्लीट के ऊपर है। ठीक है, बाय में 2a, तो 2 इंटू ए हमारा 1 है। आगे तो जस्ट कैलकुलेशन है, कैलकुलेट करेंगे, -5 प्लस माइनस, देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 में से 6 4 जा 24, तो 25 माइनस 24 डिवाइडेड बाय 2, -5 प्लस माइनस 25 में से 24 गया तो 1 और 1 का रूट 1 होता है, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे 1 ही लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम डायरेक्ट 1 लिख देंगे, बाय में 2। अब देखो ये जो प्लस माइनस है ना, इसका मतलब क्या है, प्लस माइनस का मतलब होता है कि एक बार हम प्लस लेंगे एक बार हम माइनस लेंगे। तो अब देखो हम एक बार प्लस लेंगे, ठीक है, और एक बार हम माइनस लेंगे। तो ये प्लस माइनस देखो 1 के आगे है, यानी कि एक बार +1 लेंगे एक बार -1 लेंगे, तो हम कैलकुलेट करेंगे। तो -5 प्लस 1 हो जाएगा -4 बाय में 2 -2, ठीक है, और -6 बाय में 2 -3। तो हमारी जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से वैल्यूज आई हैं वो -2 और -3 आ गई। क्लियर, आई ये चीज समझ आपको। तो यही हमारे इस इक्वेशन के रूट्स बोल लो चाहे जीरोस बोल लो, एक ही मतलब है। तो हम ये बोल लेते हैं कि ये इस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो इस इक्वेशन के 2 रूट आएंगे और एक होगा -2 और एक होगा -3। एक चीज हमेशा याद रखना, आप जो चैप्टर पढ़ रहे हो ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसमें क्या होता है,
हर इक्वेशन के जो रूट होते हैं वो हमेशा 2 आते हैं। क्लियर? चाहे दोनों इक्वल हो, चाहे दोनों अलग अलग हो, डिफरेंट हो, चाहे दोनों मतलब हो ही ना, तो वो डिपेंड करता है उस सिचुएशंस के ऊपर कि किस टाइप के रूट्स आ रहे हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए आपको जो चीज़ याद रखनी है वो ये है कि आपकी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, चाहे कोई भी मेथड लगाओ, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा 2 रूट्स आएंगे। ये चीज़ याद रखना, ठीक है? जितनी हाईएस्ट पावर होती है उतने रूट्स आते हैं। अगर कोई इक्वेशन क्यूबिक है तो उसके 3 रूट्स आएंगे। कोई इक्वेशन ऐसी है जिसमें x की पावर 4 है तो उसके 4 रूट्स आएंगे। हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें x की पावर 2 होती है, इसलिए रूट्स भी 2 आएंगे। क्लियर? तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला समझ आया आपको? डायरेक्ट क्या करना है, इस फॉर्मूला में एबीसी की वैल्यू पुट करनी है, कैलकुलेट करना है, आंसर आएगा। बस सबसे इजी मेथड है ये किसी भी इक्वेशन के रूट्स निकालने का। क्लियर स्टूडेंट्स? अब चलते हैं हम नेक्स्ट मेथड के ऊपर, जो कि हमारा फैक्टराइजेशन वाला मेथड है। तो मैं आपको इसी सेम इक्वेशन के फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर निकाल के दिखाता हूं। अब आप सोचोगे कि फैक्टर क्या होते हैं, तो फैक्टर बोलो, रूट्स बोलो, जीरोस बोलो, एक ही मतलब है, ठीक है? तो अब मैं आपको उसी इक्वेशन का अलग तरीके से रूट्स निकाल के दिखाता हूं। तो हमने इक्वेशन क्या मानी थी, एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6, ये हमने इक्वेशन मानी थी। तो अब इस इक्वेशन का रूट्स निकालेंगे। तो आपको पहले क्या करना है, सेम मेथड रहेगा। सबसे पहले आपको एबीसी की वैल्यू निकालनी है। तो ए हमारा 1 है, बी हमारा 5 है और सी हमारा 6 है। तो ये निकाल लोगे, चाहे कोई भी मेथड अप्लाई करो, ये चीज़ तो आपको निकालनी ही पड़ेगी, ठीक है? अब देखो, अब आप क्या करोगे, आप ए को और सी को मल्टीप्लाई करोगे। तो मल्टीप्लाई किसको कर रहे हो आप, ए इंटू सी कर रहे हो। तो ए हमारा 1 है, सी हमारा 6 है, 1 इंटू 6 6 हो जाएगा, ठीक है? और यहां पे लिखना है ऐड, और जितना बी है उतना ऐड करना है। तो बी हमारा 5 है तो ऐड। तो आपको ऐसे 2 नंबर सोचने हैं जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो 6 आए और ऐड करूं तो 5 आए। तो सोचो, तो वो 2 नंबर हो जाएंगे 2 और 3। 2 और 3 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 आएगा, 2 3 जा 6, और 2 और 3 को ऐड करूंगा तो 5 आएगा, 2 प्लस 3 5। क्लियर? तो आपको कैसे पता चलेगा कि मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, ऐड करने पर कितना आना चाहिए? तो ए और सी को मल्टीप्लाई कर दो, तो वो 2 नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 6 आए, और जितना बी है उतना ऐड करने पर आना चाहिए, ठीक है? इस तरीके से आप सोचोगे। तो अब हमने नंबर सोच लिए 2 एंड 3। तो अब क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। लिख लिया। अब देखो, ये जो बीच में 5x है ना, इसको हम 2 टुकड़ों में तोड़ देंगे। तो इस 5x को मैं क्या लिखूंगा, इस 5x को मैं 2x प्लस 3x प्लस 6 लिख सकता हूं। देखो 5x का मैंने 2 टुकड़े कर दिए, 2x और 3x, ठीक है? और ये 2 और 3 कहां से आए, जो नंबर हमारे आए थे ना वहां से हमारा 2 और 3 आएगा, ठीक है? और 6 तो ये वाला 6 यहां पे लिख दिया, एक्स स्क्वेयर वाला एक्स स्क्वेयर यहां पे आ गया, इक्वल टू 0 तो है ही। कोई डाउट यहां तक? तो आपको नंबर जो सोचे हैं वो यहां पे काम आएंगे, ठीक है? अब देखो हम क्या करेंगे, इन 2 आगे वाले नंबर में से और लास्ट के ये 2 जो टर्म है इनमें से हम कॉमन निकालेंगे। तो एक्स स्क्वेयर प्लस 2x में से क्या कॉमन आ रहा है, तो x देखो दोनों के अंदर है। कॉमन वो चीज होती है जो दोनों के अंदर होती है। तो यहां पे मैं x कॉमन निकाल लूंगा। अब बचेगा क्या, अब देखो एक्स स्क्वेयर में से अगर मैंने x निकाल लिया तो आपका सिर्फ x बचेगा, प्लस और 2x में से मैं x निकाल लूंगा तो 2 बचेगा। तो यहां पे हमने x कॉमन निकाल लिया तो ये आ गया। अब देखो लास्ट के जो 2 टर्म है इसमें से फिर से कॉमन निकालेंगे। तो 3x में से और 6 में से क्या कॉमन आ रहा है, अब देखो x कॉमन तो आएगा नहीं, क्योंकि 3x के अंदर सिर्फ x है लेकिन 6 के अंदर x नहीं है, तो आपका x तो कॉमन आएगा नहीं। लेकिन आप देखोगे कि 3x में 3 है और 6 में भी कहीं ना कहीं 3 छुपा हुआ है, क्योंकि 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 को हम 2 इंटू 3 लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं 3 कॉमन निकालूंगा, तो 3x में से 3 गया तो x बचेगा, और 6 को मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना आएगा, 2 आएगा, इक्वल टू 0। और एक चीज में आप ध्यान रखना हमेशा कि कॉमन निकालने के बाद जो चीजें ब्रैकेट के अंदर है ना वो हमेशा सेम होगी। यहाँ पे देखो कॉमन निकालने के बाद x प्लस 2 है, यहाँ पे भी देखो कॉमन निकालने के बाद x प्लस 2 है।
तो अगर आप कॉमन निकाल रहे हो और आपकी ये दोनों जो ब्रैकेट वाली चीज़ें हैं वो सेम ना आए, तो समझ जाना कहीं ना कहीं आपने या तो कॉमन निकालने में मिस्टेक की है या फिर ये दो नंबर सोचने में मिस्टेक की है। ठीक है, ये हमेशा कंपलसरी है, 100% कंपलसरी है कि ये ब्रैकेट वाली चीज़ें हमेशा सेम आएंगी। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, इस बार हम x+2 को, यानी कि जो चीज़ें ब्रैकेट के अंदर है उसको भी कॉमन निकाल लेंगे। तो मैं x+2 को कॉमन निकाल लेता हूँ। ठीक है, और अंदर क्या बचेगा, यहां से देखो x+2 हट गया तो सिर्फ x बचेगा, यहां से भी x+2 हट गया तो 3 बचेगा। तो ये चीज आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल पुट करेंगे। बीच में ऐसे लाइन ड्रॉ कर लोगे, एक बार आप x+2 को 0 के इक्वल पुट करोगे और एक बार आप x+3 को 0 के इक्वल पुट करोगे। x की वैल्यू निकालनी है तो लेफ्ट साइड सिर्फ x को रखोगे, x के अलावा जो भी चीज है उसको हम राइट साइड भेज देंगे। तो देखो इधर लेफ्ट साइड में जो 2 है वो एक्स्ट्रा है, x के अलावा है, तो इस 2 को मैं राइट साइड भेजूंगा तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू -2। तो x की वैल्यू एक तो -2 आ गई और इधर हम 3 को भेज देंगे उस साइड, तो x इज इक्वल टू -3। तो अब मेरी x की दो वैल्यू आ गई, -2 और -3। तो हमने जब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इस इक्वेशन को सोल्व किया था तब भी सेम वैल्यू आई थी। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि आप कोई भी मेथड यूज करो आंसर हमेशा सेम रहेगा। क्लियर? तो यहां पे भी देखो फैक्टराइजेशन से सोल्व करने पर हमारा आंसर -2 और -3 आ गया। तो इस तरीके से हम किसी भी इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व कर सकते हैं। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ये तो मेथड बहुत इजी है, लेकिन आप जब चैप्टर करोगे ना स्टार्ट, तब आपको इतनी इजी इक्वेशंस नहीं मिलेंगी, आपको थोड़ी थोड़ी मुश्किल इक्वेशंस भी मिलेंगी। तो ये तो मैंने आपको जस्ट एक इजी इक्वेशन से समझा दिया फैक्टराइजेशन मेथड को कैसे यूज करते हैं। अब मैं इसी मेथड को दोबारा समझाऊंगा आपको, लेकिन इस बार मैं जो इक्वेशन लूंगा वो थोड़ी सी मुश्किल लूंगा। ठीक है, अब थोड़ी सी मुश्किल इक्वेशन लेते हैं, तो इसको मैं इरेज कर देता हूं। इस बार हम थोड़ी सी मुश्किल इक्वेशन लेंगे, जैसे मान लो मैं -3x प्लस x² -10 इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को लेता हूं। अब देखो सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि क्या ये इक्वेशन आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहती है कि सबसे पहले x² वाली चीज लिखते हैं, उसके बाद x वाली चीज लिखेंगे, उसके बाद बाकी बची हुई चीज लिखेंगे और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हमने इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। अब क्या करेंगे, हम ABC की वैल्यू निकालेंगे। तो a हमारा 1 हो जाएगा, x² के आगे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो a हमारा 1। b हमारा -3 हो जाएगा, x के साथ जो चीज़ है वो b हो जाएगी, और जो बच गया वो हमारा c हो जाएगा। तो हमने ABC निकाल लिया। अब क्या करेंगे, हम a को और c को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई a एंड c। तो a हमारा 1 है, c हमारा -10 है, तो AC हमारा -10 आ गया। और ऐड करने पर कितना आना चाहिए, जितना हमारा b है। तो b हमारा -3 है। तो आपको ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करे तो -10 आए और ऐड करे तो -3 आए। अब ना इस टाइप के नंबर सोचना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए मैं आपको इजी ट्रिक बताता हूं कि एक्चुअली इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे। तो देखो, अब मल्टीप्लाई करने पर -10 आ रहा है। अगर नॉर्मल 10 होता तो हम कर लेते कि 2 और 5 को मल्टीप्लाई कर दो तो 10 आता है, लेकिन आंसर ऐसा है कि -10 आना चाहिए। अगर मान लो मैं 2 और 5 नंबर सोचता हूं तो इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो +10 आएगा, है ना। तो आंसर आना चाहिए -10। तो किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करे और आंसर माइनस आए, इसका मतलब क्या है कि दोनों में से कोई ना कोई नंबर, एक माइनस का होगा एक प्लस का होगा, क्योंकि प्लस माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तब जाके आंसर माइनस आता है। अगर दोनों माइनस माइनस होते, मान लो -2 है -5 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर भी +10 आएगा, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। इससे क्या पता चलता है कि अगर आंसर -10 आ रहा है, यानी कि एक हमारा प्लस होना चाहिए, दूसरा हमारा माइनस होना चाहिए। क्लियर? अब देखो -2 को मैं मल्टीप्लाई करूं +10 से तो आंसर -10 आ रहा है। आइए चीज समझ। तो कभी भी अगर आपका आंसर माइनस में आना चाहिए, जैसे यहाँ पे -10 आना चाहिए, तो समझ जाना कि वो नंबर क्या है, एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा।
अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्लस का है कौन सा माइनस का है, ये चीज़ बताएगी हमारी बी। तो बी देखो माइनस है, अगर बी +3 होता तो उसके हिसाब से सोचते, लेकिन यहाँ पे देखो बी माइनस है, तो जो बी का साइन है वो डिसाइड करेगा कि किसके आगे माइनस आएगा किसके आगे प्लस आएगा। तो जो बी का साइन है, बी का साइन देखो यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो इन दोनों नंबर में से जो बड़ा है उसके आगे बी वाला साइन लगा दो। तो 2 बड़ा है या 5 बड़ा है, 5 बड़ा है तो 5 के आगे माइनस लगा दो, तो ये वाला ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा। तो अब देखो इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर -10 आता है, और इन दोनों को मैं ऐड करता हूं तो आंसर -3 आता है। ऐसे ही नंबर सोचने थे जिनको मल्टीप्लाई करे तो -10 आए और ऐड करे तो -3 आए, है ना। तो ये दो नंबर कौन कौन से हो जाएंगे, +2 एंड -5। तो हमने नंबर सोच लिए, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे जो मुश्किल पार्ट होता है ना, वो नंबर सोचना होता है, और उसका मैंने आपको ट्रिक बता दिया कि अगर आपका ये जो मल्टीप्लाई करने पर माइनस आए तो समझ जाना एक प्लस का हुआ एक माइनस का हुआ, और जो बी का साइन है वो साइन आप बड़े नंबर के आगे लगा देना, सिंपल, ठीक है। तो हमें नंबर पता चल गए +2 एंड -5, +2 एंड -5। अब देखो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो इक्वेशन लिख लेंगे x² - 3x - 10 = 0। तो अब देखो इस इक्वेशन का हम क्या करेंगे, ये जो -3x है इसके हम दो टुकड़े करेंगे। तो x² -3x को मैं क्या लिखूंगा, +2x - 5x - 10 = 0। तो -3x को मैंने 2x - 5x लिख दिया, क्लियर। अब देखो हम इन दो टर्म में से और लास्ट की दो टर्म में से कॉमन निकालेंगे। तो x² + 2x में से क्या कॉमन आ रहा है, आपका x कॉमन आ रहा है, तो बचेगा x + 2। यहां पे देखो -5x - 10, यहां पे क्या कॉमन आ रहा है, यहां पे आपका -5 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर x + 2 बचेगा। क्योंकि जब आप माइनस कॉमन निकाल रहे हो तो ब्रैकेट के अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं। तो अब देखो आपने बाहर माइनस कॉमन निकाला है, तो ये जो -10 है ये इसका साइन चेंज हो जाएगा +2 में, ठीक है, = 0। अब चेक करो कि आपके ब्रैकेट वाली चीजें सेम है या नहीं। तो देखो मेरी सेम है, मतलब यहां तक मैंने जो जो चीज की है वो बिल्कुल ठीक की है। तो हम ब्रैकेट वाली चीज को फिर से कॉमन निकालेंगे, तो अंदर x - 5 बचेगा = 0, करेक्ट। तो अब क्या करेंगे, दोनों चीज को बारी बारी = 0 पुट कर लेंगे। तो x + 2 को मैं =0 पुट कर लूंगा, x - 5 को =0 पुट कर लूंगा, 2 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई, एक तो मेरी -2 और इधर -5 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो दूसरी x की वैल्यू आ गई मेरी +5। तो हमने इस इक्वेशन को सोल्व कर लिया, और इसके जो रूट्स आए हैं वो आ गए आपके, एक -2 दूसरा +5। क्लियर स्टूडेंट्स, यहां तक कोई डाउट। तो इस तरीके से हम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हैं। तो हर मेथड का एक प्रोसीजर होता है, तो जब आप क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करोगे ना, जब आप क्वेश्चंस को खुद अपने हाथ से सोल्व करोगे तो आपको ये मेथड समझ आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, अब चलते हैं हम लास्ट मेथड पे, जो कि हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है। तो अब मैं आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड समझाता हूं। तो मैं सबसे इजी वाला एग्जांपल लेता हूं, जो कि हमारा x² + 5x + 6 = 0 है। तो ये एग्जांपल हम पहले भी ले चुके हैं, तो सेम एग्जांपल ले लिया, क्योंकि हमें इसका आंसर पता है ना। तो जो आंसर निकालेंगे तो हम चेक कर लेंगे कि जो आंसर हमने निकाला है वो करेक्ट है या गलत है। तो अब देखो मैं आपको बताता हूं कि इस मेथड में एक्चुअली हम करते क्या है। तो आपको नाम से ही पता चल रहा है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, यानी कि आपको इस मेथड में कुछ ना कुछ कंप्लीट करना है। तो क्या कंप्लीट करोगे वो आपको मैं दिखाता हूं। तो सबसे पहले हम ABC की वैल्यू निकालेंगे। तो इसमें मुझे A बताओ, A डायरेक्ट हमारा 1 हो जाएगा, क्योंकि x² के आगे कुछ नहीं है, मतलब वहां पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, करेक्ट। जैसे मैं 2 लेता हूं, इसका डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मतलब इसके डिनोमिनेटर में 1 है, तो जहां पे कुछ नहीं होता उसके वहां पे क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे x² के आगे कुछ नहीं मतलब 1 है। अब b क्या हो जाएगा, b अपना 5 हो जाएगा, और जो बच गया वो आपका c हो जाएगा, c आपका 6 हो गया। तो ABC की वैल्यू हमने निकाल ली। अब क्या करेंगे,
वैसे जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है ना, वो एक प्रोसीजर से चलता है, यानी कि स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप में आपको ये करना है, दूसरे में ये करना है, तीसरे में ये करना है। तो हम भी स्टेप वाइज चलेंगे। तो आपका जो सबसे पहला स्टेप है ना, उसमें क्या होता है कि इस पूरी इक्वेशन को आपको जो ए है ना उससे डिवाइड करना है। अब देखो हमारा ए क्या है, ए हमारा 1 है। तो इस पूरी इक्वेशन को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे ही नहीं। क्योंकि अगर ए की वैल्यू देखो यहाँ पे तो हमारी 1 आई है, लेकिन अगर 1 की अलावा कुछ और आता ना तो हम डिवाइड करते। क्योंकि आपको पता है किसी भी चीज़ को 1 से डिवाइड करो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो अगर ए की वैल्यू कुछ और आती, मान के चलो ए की वैल्यू 2 आती, तो हम डिवाइड करते। लेकिन अब हमारी ए की वैल्यू 1 है तो हम डिवाइड नहीं करेंगे। तो आपका पहला स्टेप क्या है, आपका स्टेप नंबर 1 हो गया डिवाइड बाय ए। तो पूरी इक्वेशन को ए से डिवाइड करना है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब जो इस इक्वेशन का बी है, बी कितना है 5 है, तो बी का हाफ कर दो। तो बी मेरा 5 है तो 5 का हाफ कर देंगे, यानी कि b/2 कर देंगे। तो कितना आ जाएगा 5/2। अब जो b/2 आया है इसका आप स्क्वेयर कर दोगे। अब देखो इसका मैं स्क्वेयर करता हूं, तो दोनों तरफ स्क्वेयर कर देंगे। तो ये चीज आ गई आपकी करेक्ट। अब क्या करेंगे, ये b का हाफ करके और स्क्वेयर करके जो चीज आई है उसको आप इस इक्वेशन में एक बार ऐड करोगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करोगे। तो करते हैं। तो मैं बाकी की बची हुई चीजें इधर करता हूं। तो अब देखो हमने b का हाफ कर दिया, उसका स्क्वेयर कर दिया। अब हम इक्वेशन में एक बार ऐड कर देंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ऐड कहां पे करना है, आपको इस पूरी इक्वेशन की पहली 2 टर्म लिखनी है, उसके बाद आपको ऐड करना है। 5/2 का होल स्क्वायर आपको ऐसे ऐड करना है। क्लियर। फिर आपका c लिखना है जो कि 6 है, और फिर आपको सब्ट्रैक्ट करना है। क्लियर। और इक्वल टू 0। तो आपने पहली 2 टर्म लिखनी है, फिर ऐड करना है, फिर थर्ड टर्म लिखनी है, फिर सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, ये आपका सेकंड स्टेप हो जाएगा। इसके बाद अब यहां पे देखो मेथड का नाम क्या है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो आपने एक तरीके से इसमें एक स्क्वायर वाली आइडेंटिटी कंप्लीट कर दी है। तो आइडेंटिटी कौन सी है, तो आपको पता है a+b का होल स्क्वायर। इस आइडेंटिटी को अगर हम ओपन करेंगे तो क्या आएगा, a² प्लस 2ab प्लस b²। तो इस आइडेंटिटी को अगर ओपन करते हैं तो ये वैल्यू आती है। अब देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां से यहां तक ये हमारी इस फॉर्म में है ना, x का स्क्वायर। यानी देखो यहाँ पे आइडेंटिटी में क्या है, a² है, तो यहाँ पे हमारा x² है। यहाँ पे 2ab है तो ये 5x आपका 2ab की फॉर्म में है, और जो b² है वो आपका 5/2 की फॉर्म में है। तो आप इसको इससे कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो a की वैल्यू है वो आपकी x है, क्योंकि यहाँ पे a² है वहां पे x² है। तो a का मतलब क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। उसी तरीके से आपका जो b² है वो आपका यहाँ पे 5/2 का होल स्क्वायर है, तो आपका जो b है वो आपका 5/2 हो जाएगा। क्लियर। अब ये वाला b मत सोचना, ठीक है, वो b अलग है और ये आइडेंटिटी वाला b है, ठीक है, दोनों अलग अलग है। तो अब यहां से आपके a और b की वैल्यू आ गई। तो हम क्या करेंगे, इस आइडेंटिटी को हम इसमें लिख देंगे, है ना। क्योंकि इसका मतलब क्या होता है ये, और इसका मतलब ये होता है ये। क्योंकि कभी भी कोई आइडेंटिटी होती है ना, देखो मैं समझाता हूं। अब आपको पता है 2 × 5 का मतलब क्या होता है 10। तो कहीं पे अगर 2 × 5 लिखा है तो आप क्या लिख देते हो, 10 लिख देते हो। उसी तरीके से कहीं पे 10 लिखा है तो आप उसको वापस 2 × 5 लिख सकते हो ना, क्योंकि मतलब सेम है। उसी तरीके से अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि कहीं पे a+b का होल स्क्वायर लिखा हो तो आप उसको ये लिख दोगे। लेकिन आज हम क्या चीज नहीं सीखेंगे कि कहीं पे ये लिखा हो तो आप उसको वापस a+b का होल स्क्वायर लिख सकते हो। तो अब लिखते हैं, तो a+b का होल स्क्वायर, तो a हमारा x है और b हमारा 5/2 है। तो ये क्या बनेगा, ये x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर बन गया, प्लस 6 माइनस 5/2 का होल स्क्वायर कितना होगा, ओपन कर देंगे 25/4 इक्वल टू 0। क्लियर। तो ये चीज तो मैंने आपको समझाने के लिए बताई है। तो अब देखो 6 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 होगा। इसका हम एलसीएम कर देंगे,
x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे ये आएगा -1/4 इक्वल टू 0। तो देखो इस -1/4 को मैं राइट साइड भेज दूंगा तो इधर ये माइनस में है, उधर जाके ये प्लस में हो जाएगा। तो इस -1/4 को मैं राइट साइड भेजता हूँ तो ये उधर जाके प्लस का हो गया। क्लियर? तो ये चीज़ आ गई। अब देखो लेफ्ट साइड आपका होल स्क्वायर है, राइट साइड आपका स्क्वायर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हमें ये स्क्वायर हटाना पड़ेगा। और आपको पता है कभी भी अगर हमें स्क्वायर को हटाना पड़ता है ना तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दो। तो मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दूंगा। तो यहां पे मैं लिखूंगा टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर देंगे। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं, ये तो मैंने आपको बस जस्ट समझाने के लिए बताया था। ठीक है, तो अब हम बाकी का क्वेश्चन इधर करते हैं। तो अब देखो दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर देंगे। यहां पे मेरा क्या था, x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, ये था ना। तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर देंगे। तो स्क्वायर से आपका रूट कैंसिल, तो इधर आपका x प्लस 5/2 इज इक्वल टू, तो अब देखो यहां पे हमारा राइट साइड क्या है, √1/4। तो अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, डायरेक्ट है ना इसका 1/2 लिख देंगे। तो वो गलत है, वैसे गलत नहीं है, आधा सही है। क्यों? क्योंकि जब हम किसी चीज का रूट करते हैं तो उसकी दो वैल्यू आती हैं, एक प्लस वाली और दूसरी माइनस वाली। कैसे, मैं समझाता हूं। मान लो अगर कहीं पे √4 लिखा है तो इसका आप डायरेक्ट आंसर 2 लिख दोगे, है ना। लेकिन √4 की दो वैल्यू होती हैं, एक +2 होता है, एक -2 होता है। क्योंकि चाहे -2 का स्क्वायर करो तो भी +4 आएगा और चाहे +2 का स्क्वायर करो तो भी +4 आएगा। यानी कि जो -2 है और जो +2 है दोनों ही √4 की वैल्यू है। क्लियर? तो इस तरीके से हम किसी भी चीज का अगर रूट करते हैं तो उसकी दो वैल्यू आती है, +4, एक प्लस में आती है, दूसरी माइनस में आती है। तो अब देखो इसको मैं इरेज कर देता हूं। तो अगर हम 1/4 का रूट करेंगे तो ±1/2 आएगा। यानी कि एक बार आपको +1/2 लेना है, एक बार आपको -1/2 लेना है। तो इधर मैं बाकी चीजों को इरेज कर देता हूं। तो अब देखो एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे। तो यहां पे मैं लिखूंगा x प्लस 5/2 इज इक्वल टू, एक बार +1/2 ले लेते हैं, एक बार हम -1/2 ले लेते हैं। ठीक है, और सोल्व करेंगे तो ये 5/2 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो दोनों को मैं भेजूंगा। तो x इज इक्वल टू 1/2 माइनस 5/2 और इधर -1/2 माइनस 5/2। आगे तो जस्ट कैलकुलेशन है, x इज इक्वल टू -4/2, x इज इक्वल टू -6/2 और इधर x हमारा -2 आ गया और इधर हमारा x -3 आ गया। तो थोड़ा सा लेंथी मेथड है आपका, लेकिन आंसर हमेशा वही आएगा जो बाकी मेथड से आता था। क्लियर स्टूडेंट्स? आई ये चीज समझ आपको? तो इस तरीके से हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को अप्लाई करेंगे। तो अब मैं आपको एक बार थोड़ा सा इसी मेथड का एक बार रिवीजन दे देता हूं कि एक्चुअली हमने किया क्या क्या है, ताकि आप है ना भूलो ना, क्योंकि कुछ स्टेप होते हैं वो आपको फॉलो करने होते हैं। तो अब देखो मैं आपको समझाता हूं, इसको मैं इरेज कर लेता हूं। तो आपका पहला स्टेप क्या था कि पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है जितना a है आपका। तो लिखेंगे डिवाइड कंप्लीट इक्वेशन बाय a। तो पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड करना है। पूरी इक्वेशन का मतलब क्या कह रहा हूं मैं, कि इक्वल टू के लेफ्ट साइड जो चीज है उसको भी डिवाइड करेंगे और इक्वल टू के राइट साइड जो चीज है उसको भी डिवाइड करेंगे। तो दोनों तरफ वाली वैल्यू को हमें a से डिवाइड करना है। इसके बाद सेकंड स्टेप है आपका, आपको b का हाफ करना है। तो जितना b है उसका हाफ कर दोगे। ठीक है, हाफ करने का मतलब क्या है, उसको 2 से डिवाइड कर दो और उसको आप स्क्वायर कर दो। स्क्वायर कर दिया और उसको आप एक बार ऐड कर दो, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो और फिर आप इक्वेशन बनाओ उस हिसाब से। और बस आगे तो कैलकुलेशन है और दोनों तरफ रूट लेना पड़ेगा। और रूट लेने के बाद क्या करोगे आप, एक बार जो रूट की वैल्यू आएगी ना, एक बार प्लस लेनी है, एक बार माइनस लेनी है, कैलकुलेट करना, आंसर आ जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे लिखूंगा मैं ऐड दिस एंड ऑल्सो सब्ट्रैक्ट दिस, ऑल्सो सब्ट्रैक्ट दिस। फिर थर्ड स्टेप हो गया आपका मेक आइडेंटिटी, मेक आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी आपकी ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी बन सकती है या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी बन सकती है, वो डिपेंड करती है। तो मैं आपको ना एक और एग्जांपल लेके दिखाऊंगा जिसमें आपको दूसरे तरह की आइडेंटिटी बनेगी, ठीक है। तो चिंता मत करो, अभी मैंने आपको इजी एग्जांपल से समझाया था, आगे मैं आपको थोड़ा सा मुश्किल एग्जांपल से भी समझाऊंगा। अब हम थोड़ी सी मुश्किल इक्वेशन लेते हैं। जैसे मान लो इस बार मैं 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 ये इक्वेशन लेता हूं, ठीक है। तो हम सबसे पहले स्टेप में क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन को हम a से डिवाइड करते हैं। तो इसमें देखो a की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो हम इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहां पे मैं लिखता हूं डिवाइडिंग इक्वेशन बाय 2। तो पूरी इक्वेशन को मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा। तो 2x² माइनस 5x प्लस 3, इस पूरी को लेफ्ट साइड भी डिवाइड करेंगे और राइट साइड भी डिवाइड करेंगे। तो 2x² को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो ये x² आएगा, माइनस 5x को 2 से डिवाइड करूंगा तो ये माइनस 5/2x आ जाएगा, प्लस 3 को डिवाइड करूंगा तो 3/2 आ जाएगा, और 0 को किसी भी चीज से डिवाइड करो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये इक्वेशन हमारी इस तरीके से आ गई। अब क्या करेंगे, अब हम एबीसी की वैल्यू निकालेंगे। तो अब हम एबीसी की वैल्यू निकालेंगे, पहले नहीं निकालेंगे, पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, उसके बाद आपको एबीसी की वैल्यू निकालनी है। पिछले इक्वेशन में मैंने पहले क्यों निकाला था, क्योंकि पिछली इक्वेशन में ए की वैल्यू 1 थी। तो जब ए की वैल्यू 1 हो तो हम डायरेक्ट एबीसी की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन जब आपकी ए की वैल्यू 1 ना हो तो पहले डिवाइड करेंगे, उसके बाद हम एबीसी की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो इसमें ए मेरा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मेरा बी माइनस 5/2 हो जाएगा, ठीक है, और मेरा जो सी है वो 3/2 हो जाएगा, करेक्ट। तो हमने ए बी सी की वैल्यू निकाल ली। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या था कि जो बी है ना उसका हाफ कर दो। तो यहां पे लिखता हूं मैं, अब देखो जो आपका बी है वो कितना है, बी आपका माइनस 5/2 है, तो इसका हाफ करेंगे। तो इसको मैं इधर हाफ से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है। तो ये अराउंड आ जाएगा आपका -5/4 आ जाएगा, है ना। तो इसको मैं -5/4 लिख देता हूं। अब आप दोनों तरफ स्क्वेयर कर दोगे, तो मैं दोनों तरफ स्क्वेयर कर देता हूं। अब आप इसको इस इक्वेशन में एक बार ऐड करोगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करोगे। तो पहले हम 2 टर्म लिखेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे, फिर हम तीसरी टर्म लिखेंगे, फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो करते हैं। तो हमें इस इक्वेशन में ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, इस इक्वेशन में नहीं करना, ठीक है। उस इक्वेशन को भूल जाओ, अब सारा काम इस इक्वेशन के हिसाब से होगा। तो करते हैं, पहले हम 2 टर्म लिखेंगे, x² माइनस 5/2x। अब हम ऐड करेंगे, तो ऐड करता हूं मैं, -5/4 का होल स्क्वायर ऐड करना है। फिर थर्ड टर्म लिखनी है, थर्ड टर्म मेरी 3/2 है। फिर हमें सब्ट्रैक्ट करना है, अब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वल टू 0, ठीक है। 2 टर्म लिखने के बाद ऐड, थर्ड टर्म लिखने के बाद सब्ट्रैक्ट, क्लियर। अब देखो, अब आपको आइडेंटिटी बनानी है, तो आप इन तीनों टर्म की आइडेंटिटी बना के देखोगे। तो अब देखो मैं आपको वैसे एक ट्रिक बता देता हूं। तो ये जो x वाली वैल्यू है ना, ये अगर आपकी माइनस में हो तो जो आपकी आइडेंटिटी बनेगी वो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगी। अगर ये x वाली वैल्यू प्लस में हो तो जो आपकी आइडेंटिटी बनेगी वो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगी। तो ये सारी चीजें इस साइन के ऊपर डिपेंड करती है। तो देखो यहाँ पे माइनस साइन है, तो आपकी जो आइडेंटिटी बनेगी वो a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली बनेगी, ठीक है। और ये क्या होती है, a² माइनस 2ab प्लस b², इसके इक्वल होती है। तो अब देखो हम इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, लेकिन अपने को कंपेयर करना है। तो यहां पे देखो a² है, यहां पे x² है, यानी कि a की वैल्यू x है, करेक्ट। यहां पे देखो b² है और यहां पे -5/4 का होल स्क्वायर है, यानी कि b की वैल्यू -5/4 आ गई, करेक्ट। तो हमारी a और b की वैल्यू आ गई। तो अब हम बहुत ही आसानी से आइडेंटिटी बना सकते हैं। तो अब ये चीज मेरी क्या बन जाएगी, ये मेरी
a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि a मेरा x है माइनस 5/4 का होल स्क्वायर बन गई, ठीक है। और बाकी बचा हुआ ये चीज़ भी हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो 3/2 माइनस और -5/4 के होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ये आएगा अराउंड 25/16 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हमारी ये बन गई, ठीक है। जस्ट हमने क्या किया, आइडेंटिटी लगा दी और ये वाली टर्म बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे की ऐसे लिख दी। अब इसको हम बहुत ही आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अगर आपने यहां तक कर लिया ना, ये समझ लेना आपने अराउंड 70% क्वेश्चन तो कर ही दिया, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे ना यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको ना सारे स्टेप याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो मेथड है ये कंप्लीट आपका स्टेप बेस्ड मेथड है। तो जिस बच्चे को स्टेप आते हैं वो इस मेथड को बहुत अच्छे से कर लेगा। हाँ, थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, 2-4 बार ट्राई करना पड़ेगा, लेकिन जब आप अपने हाथ से क्वेश्चन सोल्व कर लोगे ना तो आप मतलब इतनी पकड़ हो जाएगी आपकी कि आप इन क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लोगे। अब मैं आपको बताता हूं कि आगे कैसे करेंगे। तो मैं इधर का इरेज कर देता हूं। तो इस इक्वेशन को यहां पे मैं सोल्व करता हूं। तो क्या लिखा हुआ है, x माइनस 5/4 का होल स्क्वेयर प्लस इसका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम अराउंड 16 आएगा। तो 8/24 माइनस 25 इज इक्वल टू 0। x माइनस 5/4 का होल स्क्वेयर और ये -1/16 आ जाएगा। अब देखो इस -1/16 को हम राइट साइड भेज देंगे तो ये -1/16 उधर जाके ये प्लस में हो जाएगा। तो इसको उधर भेजते हैं। तो इसको हमने उधर भेज दिया। अब दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट करेंगे। तो दोनों तरफ मैं स्क्वायर रूट करता हूं। तो x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर तो दे रखा है, इसका हम स्क्वायर रूट कर देंगे। 1/16 का भी स्क्वायर रूट कर देंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल। तो x माइनस 5/4 इज इक्वल टू 1/16 का रूट कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 1/4। एक बार आप प्लस 1/4 लोगे, एक बार आप -1/4 लोगे। आगे तो जस्ट हमें हल्की फुल्की कैलकुलेशन रह गई, वो और कर देते हैं, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो एक बार +1/4 पुट करेंगे, एक बार हम -1/4 पुट करेंगे। तो x माइनस 5/4 इज इक्वल टू, पहले हम +1/4 ले लेते हैं, एक बार हम -1/4 ले लेते हैं, करेक्ट। तो देखो -5/4 उधर जाके ये प्लस में हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 1/4 प्लस 5/4, x इज इक्वल टू, तो ये एलसीएम लेने पर 6/4 आएगा। तो x की वैल्यू एक तो आ गई मेरी 3/2, ठीक है। और इसमें देखो ये फिर से उधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा उधर जाके। तो ये 1/4 प्लस 5/4, तो ये 4/4 आ गया। तो x की वैल्यू आ गई 1। तो हमारे x की दो वैल्यू आ चुकी हैं, 3/2 और 1, ठीक है। तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व किया है, मतलब हमारी दो वैल्यू आएगी, ऑब्वियस है। तो हमारी दोनों वैल्यू आ चुकी है। क्लियर स्टूडेंट्स। तो देखो ये मैंने थोड़ा सा मुश्किल एग्जाम्पल से समझाया आपको, तो होप करता हूँ ये मेथड आपको समझ आया होगा। तो आपको ना स्टेप्स याद रखने पड़ेंगे। पहले डिवाइड करना है, उसके बाद b का हाफ करना है और उसका स्क्वायर करना है, एक बार ऐड करना है, एक बार माइनस करना है, ठीक है। फिर आइडेंटिटी बनानी है, फिर दोनों तरफ रूट लेना है। जो रूट लेने के बाद जो वैल्यू आएगी, एक बार प्लस लेनी है, एक बार माइनस लेनी है। तो थोड़ा सा लेंथी मेथड है बाकी मेथड्स के कंपैरिजन में, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो समझ आ जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है। अगर मैं समझ सकता हूँ तो आप भी समझ सकते हो ना। ऐसा थोड़ी है कि भगवान ने आपको अलग दिमाग दिया, मेरे को अलग दिया, ऐसा तो नहीं है। तो आप कर लोगे, ठीक है, थोड़ा सा हिम्मत रखना। तो मैंने आपको तीनों मेथड समझा दिए। इसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक आता है वो है हमारा नेचर ऑफ रूट्स। तो अब मैं आपको वो टॉपिक करवाता हूँ। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है नेचर ऑफ रूट्स। तो अभी तक हमने ये तो पढ़ लिया कि रूट होते क्या हैं, है ना। रूट वो वैल्यू होती है x की या किसी भी वेरिएबल की जो उस इक्वेशन में पुट करे तो उस पूरी इक्वेशन को जीरो बना दे। जैसे मैं आपको, अभी तक हम कौन सी इक्वेशन ले रहे थे, हम ज़्यादातर ये इक्वेशन ले रहे थे और हमारे दो रूट आते थे बार बार, -2 और -3। चाहे किसी भी मेथड से निकालो सेम रूट आते थे। तो अब देखो इन दोनों में से मैं कोई भी वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर पुट करूंगा ना,
तो ये पूरी इक्वेशन जीरो के इक्वल हो जाएगी। देखो मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलो -2 पुट करके देख लेता हूँ मैं। तो x की जगह -2 पुट करूंगा तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा +5, इस x की जगह भी -2 आ जाएगा +6 इक्वल टू 0। तो -2 का स्क्वायर 4 और 5 इंटू -2 कितना हो जाएगा, ये -10 हो जाएगा। तो -10 +6 और 4 + 6 होता है 10, 10 - 10 इक्वल टू 0। तो ये 0 इक्वल टू 0 आ गया। तो रूट वो होता है जो इस वेरिएबल की जगह पुट करें। इस पूरी इक्वेशन में वेरिएबल क्या है, x है। तो x की जगह मैंने ये पुट किया तो हमारा आंसर 0 आ गया। अब देखो हमने -2 पुट किया था, चाहे -3 पुट करोगे तो भी आंसर 0 ही आएगा। तो ये इसका मतलब क्या है, रूट्स है। तो हमने ये तो पता चल गया हमें कि रूट्स होता क्या है और निकालते कैसे हैं। 3 मेथड से निकालते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया। लेकिन अब हम सीखेंगे कि ये जो नेचर है, इन रूट्स का नेचर कैसा है। अब देखो हमें ये पता है कि रूट्स हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 आते हैं। तो अब मान लो एक रूट ये, एक ये रूट है। तो अब या तो ये रूट दोनों बिल्कुल सेम हो सकते हैं, मान लो ये या तो दोनों 2 2 हो गए, दोनों 3 3 हो गए, है ना। तो या तो दोनों सेम हो सकते हैं या दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे मान लो एक 3 है, दूसरा 4 आ गया। या फिर देखो यहाँ पे एक -2 है, दूसरा -3 है। तो या तो दोनों सेम होंगे या दोनों अलग अलग होंगे। एक तीसरा केस और होता है, उसमें क्या होता है, रूट्स निकल ही नहीं सकते। तो उनको क्या बोलते हैं, नो रियल रूट्स, यानी कि कोई भी रियल रूट ही नहीं है। तो 3 टाइप के आपके रूट्स होते हैं, या तो दोनों सेम होंगे, या फिर दोनों डिफरेंट होंगे, या फिर दोनों मतलब दोनों क्या, नो रियल रूट होंगे। तो रूट निकलेंगे ही नहीं, तो हम बता ही नहीं सकेंगे कि इक्वल है या डिफरेंट है। तो 3 केस होते हैं। अगर रूट निकलते हैं या तो दोनों इक्वल होंगे या दोनों डिफरेंट होंगे, या फिर रूट निकलेंगे ही नहीं। तो अब आपको क्या करना है, हमें कुछ इक्वेशन दी मिलेगी और उस इक्वेशन को बिना सोल्व किए, बिना उसके रूट्स निकाले, हमें उस इक्वेशन के रूट्स का नेचर बताना है कि इसके जो रूट्स आएंगे वो इक्वल होंगे या डिफरेंट होंगे या रियल ही नहीं होंगे। ठीक है। अब देखो, जब तक हम रूट्स निकालेंगे नहीं तब तक हम उसको उसके बारे में क्या बता सकते हैं, बता ही नहीं सकेंगे। क्योंकि जब रूट्स निकालेंगे, उसको देखेंगे, तभी तो बता पाएंगे ना कि इक्वल है, डिफरेंट है, क्या है। लेकिन मैं अब आपको एक तरीका बताता हूं कि बिना किसी इक्वेशन को सोल्व किए हम बता सकते हैं कि उस इक्वेशन के रूट्स आपके किस टाइप के आएंगे। तो ये कंसेप्ट आपकी इस पूरे चैप्टर की जो लास्ट एक्सरसाइज है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो वो भी मैं आपको सिखा देता हूं। तो इस कंसेप्ट में एक आपका नया वर्ड होता है जिसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट की अभी देखो मेरे को स्पेलिंग तो आती नहीं है, डिस्क्रिमिनेंट शायद यही स्पेलिंग होगी। इसको वैसे डी से रिप्रेजेंट करते हैं और डी का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। ठीक है, ये वैल्यू आपने जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैंने करवाया था उसके अंदर हमने देखी थी। तो इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो हमें किसी भी इक्वेशन को पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, हमें जस्ट उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है और डिस्क्रिमिनेंट को देख के ही हम बता देंगे कि इसके रूट्स किस टाइप के आएंगे। जैसे देखो आपको मैं एक एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल x² + 5x + 6 ये इक्वेशन ले लेता हूं। ठीक है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालूंगा मैं। तो इसका b कितना है, 5 है। तो b² यानी कि 5 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है, 1 है, 1 इंटू c कितना है, 6 है। तो 5 का स्क्वायर 25, 4 6 24, तो ये 1 आ गया। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट 1 है। तो कभी भी अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा आ जाए तो आपके रूट्स क्या होंगे, रूट्स आपके डिफरेंट होंगे। क्या होंगे, डिफरेंट रूट। ठीक है, तो इसका देखो जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 1 है और 1 0 से बड़ा होता है, यानी कि इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो रियल भी होंगे। रियल मतलब अब निकल गए मतलब रियल है, रियल भी होंगे और डिफरेंट भी होंगे। ठीक है, और वैसे आपको पता ही है इस इक्वेशन के 2 रूट आते हैं, -2 और -3। तो दोनों रियल भी है और दोनों डिफरेंट भी है। क्लियर। तो यहां से क्या पता चलता है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 से बड़ा है तो आपके रूट्स डिफरेंट और रियल आएंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये कंडीशन तो रियल और डिफरेंट रूट्स की है। अब मैं आपको इक्वल रूट्स की कंडीशन समझाता हूं। तो इसको इरेज कर देंगे। तो उसके लिए भी मैं एक एग्जांपल लूंगा। तो फॉर एग्जांपल मैंने x² +
4x+4, ये इक्वेशन ले ली। तो अब देखो इस इक्वेशन का हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो इसमें b कितना है, 4 है, तो b स्क्वेयर यानी कि 4 का स्क्वेयर माइनस 4 इंटू a इसमें 1 है और c इसमें 4 है, तो 4 का स्क्वेयर 16 और 4 इंटू 4 16, तो ये आ गया 0। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया। तो जब कभी भी आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए तो आपके रूट्स किस टाइप के आएंगे, इक्वल आएंगे, इक्वल एंड रियल। ठीक है, क्या आएंगे, इक्वल एंड रियल। तो डिस्क्रिमिनेंट इसके लिए आपका 0 आना चाहिए। ठीक है, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो रूट्स आपके इक्वल आएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये दूसरी कंडीशन हो गई। अब मैं आपको तीसरी कंडीशन दिखाता हूं। तो तीसरी कंडीशन कौन सी थी, जिसमें रूट्स आएंगे ही नहीं, यानी कि नो रियल रूट्स। तो उसको भी मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। तो फॉर एग्जांपल मान लो मैंने x² + 4x + 5 = 0, ये इक्वेशन ले ली। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। इसमें b 4 है तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 1 है, c इसमें 5 है, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 20, तो -4 आ गया। तो अब देखो जो डिस्क्रिमिनेंट है वो मेरा 0 से छोटा है, क्योंकि -4 है ना, -4 0 से छोटा होता है। तो जब कभी भी आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा आ जाए तो आपके रूट्स आएंगे ही नहीं, यानी कि नो रियल रूट्स। तो आप चाहे इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करो, चाहे फैक्टराइजेशन से करो, चाहे आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करो, किसी भी मेथड से करो, इस इक्वेशन के रूट्स आएंगे ही नहीं। ठीक है, आप सोल्व ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो जब भी आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा आ जाए तो उसके रूट्स हो ही नहीं सकते, उसको क्या बोलेंगे, नो रियल रूट्स। क्लियर? तो ये तीनों कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये तीनों कंडीशन आपको बताएगी कि जो रूट्स होंगे वो किस टाइप के होंगे। क्लियर? तो ये तीनों कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है तो डिफरेंट, 0 के इक्वल है तो रूट्स भी इक्वल, अगर 0 से छोटा है तो रूट्स आएंगे ही नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स? तो ये तीनों कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि इन तीनों कंडीशन का यूज करके आप बिना इक्वेशन को सोल्व करे सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट को देख के बता पाओगे कि इसके रूट्स किस टाइप के हैं। तो ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था जो मैंने आपको समझा दिया। तो आपको मैंने पूरा चैप्टर समझा दिया है, तो होप करता हूं आपको ये समझ आया होगा। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज सोल्व करेंगे, जिसमें मैं आपको हर क्वेश्चन का हर पार्ट करवाऊंगा, और वो भी लाइन वाइज। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।